तो ये हो जाएंगे भाई बेसिक कोएंजाइम्स या बेसिक टर्म्स मान करके चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आने वाले टॉपिक्स में हम लोग को इनका यूज करना है, तो इसीलिए इनके पहले से ही तुमको नाम पता रहने चाहिए। अब बार बार इसको फिर रिपीट नहीं करवाएंगे, क्लियर। अब जहां पे भी यूज होगा भाई एनएडी लिखे हुआ मतलब समझ जाना पहले वाले को लिखा गया है। एनएडीपी तुम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में भी किया हुआ था, और साथ ही साथ में यहाँ पे एफएमएन और तुम्हारा क्या आ जाएगा एफएडी आ जाएगा। तो भाई दिमाग में सिर्फ इतना बिठाओ, बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलने से हमारे पास टोटल 3 है। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। सबस्ट्रेट बोलने का मतलब हो जाएगा तुम्हारा वो सब्सटेंस जो ब्रेकडाउन में जाने वाला है, जिसका कि ब्रेकडाउन हम लोग करेंगे, और ब्रेकडाउन करने के बाद वहां से हम लोग एनर्जी निकाल के लाने वाले हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन तुम्हारा प्रोसेस हो जाएगा सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन प्रोसेस, जिसमें कि हम लोगों को एनर्जी ऑब्टेन करना होता है, या फिर जहां से हम लोगों को एनर्जी लेना होता है, क्लियर। ठीक है भाई, चलो। तो एक्चुअली में वो थोड़ा सा कनेक्शन में डिले हो गया है, वो कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इसी वजह से लेट हो गया। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू किया जाए अपने क्लास को। तो बायो में पिछले वाले जो क्लास है हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोगों को रेस्पिरेशन यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंथी है नहीं, छोटा ही चैप्टर है। मुश्किल से मान करके चलो 5-6 क्लासेस में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी करते हैं उसे कम क्लासेस में ही समेटने का कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके तो भी यहां से भी हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ था। और जैसे हम लोगों ने जब फोटोसिंथेसिस किया हुआ था, मैंने वहीं पे बताया हुआ था कि बहुत सारे प्रोसेसेस जो रहेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स जो रहेंगे, वो तुम्हारे एज इट इज नेक्स्ट चैप्टर में भी फिर यूज होने वाले, ठीक। तो जिस टाइप से हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में एंजाइम्स वगैरह देखे हुए थे, कुछ प्रोसीजर्स देखे हुए थे, तो अप्रोक्सीमेट तुमको सिमिलर टाइप के भी यहाँ पे भी देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत सारे नेम्स जो रहेंगे तुम्हारे लिए कम हो जाएंगे, क्योंकि वही सारे रिपीट होंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में किया हुआ था, ठीक। तो इस हिसाब से चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करें। हेडिंग लगा हुआ आज के लिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। देखो भाई, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तुम लोग को बीच बीच में कहीं कहीं पे भी सिर्फ मतलब कहीं कहीं पे सिर्फ तुमको फैक्ट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो भी फैक्ट्स मिलेगा उसको तो याद करना है, उसके लिए तो दूसरा कोई और उपाय है ही नहीं। लेकिन जितने हम लोग मैकेनिज्म, जितने हम लोग स्टेप्स फॉलो करने वाले रहेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करना, क्योंकि रेस्पिरेशन जैसे हो गया, पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस देखा हुआ है, और आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत सारे तुमको ऐसे टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, क्लियर। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो अगर एलिमेंट्स प्रॉपरली आइडेंटिफाइड तुम्हारे भेजे में ना रहा, हाँ, तो भाई इसका आंसर उसमें, उसका आंसर उसमें पक्का ठोक डालोगे, और उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, क्लियर। तो प्रोसीजर जो रहेंगे इसको बार बार रिवीजन तुमको करना ही करना है। बायो के लिए मैं बार बार तुमको बोल रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री भले ही तुम थोड़े ड्यूरेशन के बाद में भी अगर रिवीजन करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बायो तुमको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करने ही करने हैं, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करने हैं। अगर एक दिन भी गैप करे या रेगुलरिटी मेंटेन नहीं किए, हाँ, तो भाई बायो को दिमाग से उतरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्लियर। तो इसीलिए प्रॉपरली डेली बेसिस पे हो या वीकली में 2 डेज 3 डेज अपने हिसाब से बना लो, और उस हिसाब से इसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। 1 सेकंड वेट करना। हाँ चलो ठीक है। तो रेस्पिरेशन, अब देखो इस वाले चैप्टर में हम लोग को बहुत सारे कोएंजाइम्स, जैसे पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने एनएडीपी देखा हुआ था, आरयूबीपी देखा हुआ था, और रूबिस्को देखा हुआ था। इस टाइप से वहां पे भी बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह यूज हुए थे। सेम वैसे इस चैप्टर में भी हम लोग को 3-4 एंजाइम्स थे जिनको कोएंजाइम्स बोला जाता है, उनको यूज करना ही है। तो हम लोग को पहले ही टॉपिक से एंजाइम्स का यूज देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं लिस्ट ही बना लो एक इस चैप्टर में होने वाले यूज होने वाले कोएंजाइम्स का। तो पहले में लिखो, स्टार्टिंग में ही लिख लो, ये हेडेक वाला पार्ट रहता है, इसको पहले ही निपटाओ। कोएंजाइम्स, ठीक। कोएंजाइम्स ये तुम्हारे बेसिक टर्म्स होने वाले हैं बेसिकली। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग कोएंजाइम्स कौन कौन से डील करने वाले रहेंगे। तो सबसे पहले नेम पे लिखो NAD, क्लियर। और एक हो जाएगा यहां से NADP, ये तो हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में भी देखा हुआ था, NADP। एक आ जाएगा यहां पे FAD, ठीक है। एक आ जाएगा यहां से FMN। 1 2 3 4 एंजाइम्स है भाई, 4 एंजाइम्स निपटाओ। और बीच में अगर आएंगे तो फिर उसको आगे में लिखेंगे। अभी तो फिलहाल ये 4 का नाम देखो। तो ध्यान देना, एक्चुअली में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी आएगा।
कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब थोड़ा सा फैक्ट टाइप का नॉलेज ही है वो, ठीक है। तो उसको भी तुमको ध्यान में बिठाना, इसीलिए पहले ही तुमको कोएंजाइम सारे करवा दिए जा रहे हैं। यहाँ पे NAD लिखा हुआ है, NAD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ से, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइल डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, लिखो। निकोटिनामाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, सॉरी एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हो जाएगा NAD। अब ध्यान देना, NAD एक फॉर्म में आ गया। अब जब हम लोग को रिएक्शन करवाना रहता है तो इनके ये जो भी यहाँ पे हम लोगों ने कोएंजाइम्स लिखे हुए हैं, इनका हम लोगों को ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन करवाना रहता है। एक्चुअली में यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्म्स लिखे हुए हैं ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, क्लियर। तो इनका हम लोग को रिडक्शन करवाना रहेगा, तो रिडक्शन करवाने के लिए इसमें हम लोग को हाइड्रोजन का एडिशन करवाना रहता है। तो NAD जो है इसका जब हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो आफ्टर रिडक्शन ये जो NAD है ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, ठीक है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर रिडक्शन ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, क्लियर। NADP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, निकोटिनामाइड एडिनाइल डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, मतलब ये तो पूरा चिपकाव और आखिर में इसमें आ जाएगा फॉस्फेट। क्लियर, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब NADP में, NADP को जब फिर रेड्यूस, इसका तो रिडक्शन पहले भी देख चुके हैं भाई, ऐसे ही चिपकाओ इसको। इसका अगर रिडक्शन होता है तो यहां से बनेगा NADPH, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट NADPH, FAD का मतलब वो यहां से इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन FLAVIN, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, क्लियर, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब जाहिर सी बात है इसका जब रिडक्शन करेंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन चिपकेगा, लेकिन ध्यान देना इसमें एक हाइड्रोजन चिपकता है, इसमें इन दोनों में दो दो हाइड्रोजन आएंगे। तो इसका अगर रिडक्शन किया जाएगा तो यहां से क्या बन करके आएगा, यह आ जाएगा FADH2, FADH2, क्लियर। तो यहां से ये हो गया भाई FADH2, रिडक्शन हो गया तुम्हारे FAD का। नेक्स्ट FMN बोलने का मतलब ये हो जाएगा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यहां पे ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, एडिनाइन नहीं आने वाला उस पे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। नाम तो रटो भाई, दूसरा उपाय ही नहीं है, नाम रटो। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसको जब रिड्यूस किया जाएगा तो यहां से ये बन जाएगा FMNH2, FMNH2, क्लियर इतना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे भाई बेसिक कोएंजाइम्स या बेसिक टर्म्स मान करके चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आने वाले टॉपिक्स में हम लोग को इनका यूज करना है, तो इसीलिए इनके पहले से ही तुमको नाम पता रहने चाहिए। अब बार बार इसको फिर रिपीट नहीं करवाएंगे, क्लियर। अब जहां पे भी यूज होगा भाई NAD लिखे हुआ मतलब समझ जाना कि पहले वाले को लिखा गया है, NADP तो हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में भी किया हुआ था, और साथ ही साथ में यहाँ पे FMN और तुम्हारा क्या आ जाएगा, FAD आ जाएगा, क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स के कोएंजाइम्स हम लोग को डील करना है, ये हो जाएंगे तुम्हारा उसके लिए डिटेलिंग, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो तो फटाफट, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। नोट इट डाउन फास्ट। डन, गुड। तो ये जो एंजाइम्स है इनको एज इट इज दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इनका यूज हम लोग अभी पूरे चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। इनका यूज पूरे चैप्टर में अभी आने वाले टॉपिक्स में होने वाले होंगे, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम लोग चालू करते हैं अपना जो चैप्टर है उसके कंटेंट्स, ठीक।
देखो देखो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो प्रोसेस देखा हुआ था ये था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक तरीके से अपोजिट प्रोसेस अगर देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने किया क्या था कि उसमें हम लोगों ने सिंथेसाइज का प्रोसेस किया था ओवरऑल। भाई सीधी सी बात, क्लियर, होते दोनों ही है, सिंथेसाइज भी होता है, ब्रेकडाउन भी होता है, दोनों के ही प्रोसेसेस में। मतलब फोटोसिंथेसिस में भी हम लोगों ने ब्रेकडाउन भी देखा हुआ था और साथ ही साथ में फॉर्मेशन भी देखा हुआ था। सेम वैसे ही रेस्पिरेशन में भी तुमको क्या देखना है, ब्रेकडाउन भी देखना है और साथ ही साथ में सिंथेसाइज का प्रोसेस देखना है। अब एक चीज क्लास 10th में तुम लोगों को बताया तो गया ही रहेगा कि भाई ब्रीदिंग जो रहता है वो तुम्हारे रेस्पिरेशन से अलग होता है। ब्रीदिंग बोला जाए तो ब्रीदिंग जनरली हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बोलते हैं, क्लियर। और रेस्पिरेशन बोलने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस हो, एब्सेंस हो, जैसा भी हो। भाई एरोबिक एनारोबिक दो टाइप से होते हैं ना, ठीक है। तो जो भी रहेगा वहां पे तुम्हारे जो सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट बोलने का मतलब हो जाएगा तुम्हारा वो सब्सटेंस जो ब्रेकडाउन में जाने वाला, जिसका कि ब्रेकडाउन हम लोग करेंगे और ब्रेकडाउन करने के बाद वहां से हम लोग एनर्जी निकाल कर लाने वाले रहेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तुम्हारा प्रोसेस हो जाएगा सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन प्रोसेस, जिसमें कि हम लोगों को एनर्जी ऑब्टेन करना होता है या फिर जहां से हम लोगों को एनर्जी लेना होता है। क्लियर क्लियर, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या चीज, रेस्पिरेशन। तो एक एक करके यहां पे थोड़ा सा डिटेलिंग करते हुए लिखते हैं भाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों साथ में लिखो, इसका यहीं पे डिफरेंस भी निकाल लो। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, क्लियर। ब्रीदिंग जनरली क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग जो है ये हो जाएगा। अब भाई इसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स भी दिया, मैं वो सब नहीं लिखा रहा यहाँ पे, क्लियर। जैसे कि रेस्पिरेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है, जैसे तुम्हारे बुक के जो पहले ही पैरा दिया हुआ है वहां पे तुम्हारा रिक्वायरमेंट या नीड ऑफ रेस्पिरेशन दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन हम लोग क्यों करते हैं, हमको एनर्जी मिले। एनर्जी किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट होगा भाई, लोकोमोशन के लिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, रिप्रोडक्शन के लिए होगा। तो बहुत सारे हमारे बॉडी के ऐसे एक्टिविटीज रहते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। और इवन ब्रीदिंग के लिए भी हम लोग को चाहिए, ब्रीदिंग भी जो हम लोग करने वाले हैं इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो रेस्पिरेशन हमको ब्रीदिंग परफॉर्म करने के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, क्लियर। तो इस हिसाब से बहुत सारे चीजों के लिए हमको रेस्पिरेशन करना होता है। तो वो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे और नोट डाउन नहीं करवा रहा। तो यहाँ पे लिखो ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, ये ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बस सिंपल इतना ही है, क्लियर। इसी को हम लोग बोलेंगे ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, ये होता है ब्रेकडाउन या फिर ऑक्सीडेशन। एक काम करते हैं पहले लिखते हैं, ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक, ऐसे लिखो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो लार्ज साइज, माइक्रो नहीं ना, मैक्रो, ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू, इन्हीं को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट अभी इसके बारे में भी देखेंगे डिटेल। मैक्रोमोलिक्यूल्स और सबस्ट्रेट इनटू सिंपल वन, इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स लिख लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारा हो जाएगा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है ध्यान देना, बेसिकली रेस्पिरेशन को हम लोग एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, एम्फीबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी मेटाबॉलिज्म देख चुका है और बार बार जहां पे भी हम लोग का मेटाबॉलिज्म यूज हुआ था
वहां पे हम लोगों ने बार बार मेटाबॉलिज्म को दो प्रोसेस से डिफाइन किया हुआ था, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस और एक एनाबॉलिक प्रोसेस। एक्चुअली में बीच में एक और प्रोसेस आता है, उसके सब प्रोसेस के फॉर्म में फिर तुम्हारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आता है। एक्चुअली में यहां पे तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस रहता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का एक टाइप होता है एम्फीबॉलिज्म, ठीक है, एम्फीबॉलिज्म। एम्फीबॉलिज्म मतलब कि ऐसा प्रोसेस जहां पे तुम्हारा कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी दोनों होता है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों होता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्फीबॉलिक प्रोसेस। तो इस पे लिखो रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे तुम्हारा क्या होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस भी आएगा और साथ ही साथ में एनाबॉलिक प्रोसेस भी आएगा। ध्यान दो, कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस तुम्हारे जिस प्रोसेस के पार्ट रहते हैं वो तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, वो मेटाबॉलिज्म है। लेकिन मेटाबॉलिज्म का एक और पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबॉलिक प्रोसेस, और एम्फीबॉलिक प्रोसेस का तुम्हारे दो पार्ट्स होंगे, एक हो जाएगा कैटाबॉलिज्म और एक हो जाएगा एनाबॉलिज्म, या फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस। तो जनरली इसका यूज हम लोग को बहुत कम करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म का ही प्रोसेस मान लेते हैं। क्लियर? और ये मत समझना कि मेटाबॉलिज्म और एम्फीबॉलिक ये दोनों के दोनों सेम, नहीं, अलग है। एम्फीबॉलिक प्रोसेस जो है ये मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है। क्लियर? तो यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो एम्फीबॉलिक प्रोसेस टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म में तुम्हारा आ जाएगा एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक प्रोसेस तुम्हारे दो पार्ट्स में आ जाएंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस एक हो जाएगा तुम्हारा यहां से एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब हो जाएगा ब्रेक डाउन करना। तो ब्रेक डाउन बेसिकली किया किसका जाता है? तो ब्रेक डाउन यहां पे होता है तुम्हारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन सा है बोलने से ग्लूकोज ना लेना भाई, ग्लूकोज का तो ब्रेक डाउन हम लोग देखेंगे, लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में जो फूड रहता है वो हमारे बॉडी में नहीं रहता। बॉडी में अगर स्टोर्ड फूड है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में रहता है, इसके बारे में मैंने तुमको पहले भी डील करवाया है। क्लियर? तो हमारे बॉडी में जो फूड मटेरियल रहेगा ये सुक्रोज के फॉर्म में होगा या फिर स्टोर्ड स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में रहता है। क्लियर? क्लियर? तो हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन किसका करेंगे? पहले सुक्रोज का। सुक्रोज को तोड़ेंगे तो सुक्रोज को हम लोग इनवर्ट शुगर बोलते हैं। इनवर्ट शुगर को ब्रेकडाउन करने के लिए इनवर्टेज का यूज किया जाता है, एक एंजाइम होता है। जैसे ही इसमें इनवर्ट शुगर का को हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे तो इनवर्ट शुगर मतलब कि सुक्रोज जो है ये ब्रेकडाउन होता है तुम्हारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स शुगर हो जाएगा सुक्रोज और सिंपल शुगर हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है इन्हीं का हम लोग को ब्रेक डाउन करना रहता है। लेकिन ध्यान दो यहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट लिखा हुआ है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब रेस्पिरेशन में जिन सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है, ऐसे हमारे पास 3 सबस्ट्रेट है। हमारे पास टोटल 3 सबस्ट्रेट्स है, एक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, एक हो जाएगा फैट, एक हो जाएगा प्रोटीन। क्लियर? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कितने होते हैं? टोटल 3। बेसिकली हम लोग 3 ही एज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, एक हो जाएगा तुम्हारा फैट और एक हो जाएगा प्रोटीन। भाई इनके टाइप्स बोलोगे तो और भी आएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च का भी ब्रेक डाउन करना होता है, सुक्रोज का भी ब्रेक डाउन करना होता है, ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन करना होता है, फ्रक्टोज का भी ब्रेक डाउन करना होता है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो रहेंगे ये तुम्हारे ब्रेक डाउन में ही जाने वाले हैं। क्लियर? तो ग्लूकोज के या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? टाइप्स हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे तुम्हारे प्रोटीन आ जाएंगे, ऐसे तुम्हारे फैट्स आ जाएंगे। तो भाई दिमाग में सिर्फ इतना बिठाओ, बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलने से हमारे पास टोटल 3 है। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। क्लियर? क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैटाबोलिक का प्रोसेस कौन सा होता है और एनाबोलिक प्रोसेस कौन सा होता है। ध्यान देना, ग्लूकोज मतलब C6H12O6। क्लियर? इसका हम लोग ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो तुम्हारा यहां से निकलेगा क्या? CO2 प्लस H2O और साथ ही साथ में 686 किलो कैलोरी का एनर्जी। ठीक है? 686 किलो कैलोरी का एनर्जी। ये तुम्हारा कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, ब्रेकडाउन हो गया ग्लूकोज का।
अब एनाबोलिक प्रोसेस यहां से क्या है, ध्यान दो, ये जो एनर्जी बना हुआ है, ये जो एनर्जी बना हुआ है, इस एनर्जी को अब हम लोग को क्या करना है, ट्रैप करना है। इस एनर्जी को करना क्या है, ट्रैप। ध्यान देना, थोड़ा सा एक नया क्या पुराना ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। 686 किलो कैलोरी का एनर्जी निकल गया, अब इस एनर्जी को ट्रैप करना है। भाई हम लोग जो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है। एटीपी एनर्जी नहीं होता, एटीपी क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। होता क्या है बेसिकली, यहां पे देखो एनाबोलिक प्रोसेस में होगा क्या, जो एडीपी है, जो ये एडीपी है, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में मिलेगा और इनके कॉम्बिनेशन के टाइम पे होता क्या है, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ये एनर्जी इनके साथ में बाइंड हो जाएगा और ये एनर्जी जब इनके साथ में बाइंड हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एनर्जी नहीं, क्या बोलेंगे उसको, एनर्जी करेंसी। तो जब भी हम लोगों को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसी एटीपी को ब्रेक डाउन करेंगे तो जो एनर्जी इसने स्टोर किया हुआ था, एडीपी और आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब आपस में बाइंड हुए तो उस केस में ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ था उसको इन्होंने क्या किया, अपने साथ में बाइंड कर लिया। इसका मतलब इनके पास अभी एनर्जी है, किस फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में। तो अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हम लोग करेंगे क्या, इसी एटीपी का ब्रेकडाउन करेंगे तो वापस से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा और साथ ही साथ में जो एनर्जी यहाँ पे ट्रैप हुआ था ये रिलीज हो जाएगा। समझ में आया बात, क्लियर। तो इसीलिए एटीपी को क्या बोलते हैं, एटीपी को बोला जाएगा एनर्जी करेंसी। एटीपी को क्या बोला जाएगा, एनर्जी करेंसी। ठीक है, ठीक है। तो यहां से होता है भाई, ये होगा तुम्हारा एनाबोलिक प्रोसेस, यहाँ पे बाइंड हुआ ना, यहाँ पे मतलब फॉर्म हुआ है, और ये हो जाएगा कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस बोलने का मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, ठीक है। उतारो, जल्दी उतारो भाई, इसको फटाफट नोट डाउन करो। ये प्रोसेस किसी को नाम याद आ रहा है क्या, इस प्रोसेस को बोलते क्या है, पिछले वाले चैप्टर में भी भर भर करके इसका नाम हम लोगों ने डील किया हुआ है। जिसको भी इस प्रोसेस का नाम याद आ रहा है जल्दी से चैट पे लिख करके बताओ तो थोड़ा सा जाने कि भाई चलो तुमको भी कुछ याद आ रहा हो। अच्छा यहाँ पे डबल ही हो गया क्या, ये ई है, एक ही है ना। किसी को याद आया, स्वाहा, पूरा पंचर हो भाई, लिखो लिखो, फिर करवाते हैं याद क्या है ये फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है। पैदल हो, थोड़ा सा बुद्धि लगा। अब भी अभी पूरे चैप्टर में भर भर करके हम लोगों ने एडीपी और आईपी मिला करके एटीपी बनाया है। एटीपी को तोड़ करके फिर यहां से एडीपी और आईपी, तो एटीपी को सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस होता है इसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक टाइप देखा हुआ था फॉस्फोराइलेशन का, फोटो फॉस्फोराइलेशन। इस वाले चैप्टर में दो और टाइप्स देखेंगे, तो जल्दी इतने को नोट डाउन करो, फिर मैं तुमको फॉस्फोराइलेशन के टाइप्स बताता हूं जल्दी। हो गया, गुड, डन। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन में हम लोग को एडीपी से एटीपी बनाना होता है। उसके बाद यहाँ पे आए हुए हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एक काम करते हैं, मैं यहीं पे चिपका देता हूँ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइप्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले पेज में। तो यहीं पे चिपका लो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्लियर। तो बेसिकली कितने टाइप के कितने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम लोगों ने देखा, यहाँ पे 3। क्लियर। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको बोलेंगे, सब्सटेंसेस दैट अंडरगो किसमें, रेस्पिरेशन में। तो लिखो सब्सटेंसेस दैट अंडरगो रेस्पिरेशन।
ठीक है। सब्सटेंसेस दैट अंडरगो रेस्पिरेशन, बेसिकली कितने हो जाएंगे? 3। पहले नंबर पे आ जाएगा यहां से कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आ जाएगा यहां से फैट, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा यहां से प्रोटीन। क्लियर? अब ध्यान देना, सबसे ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट इनमें से किसको तोड़ना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है बोलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा सबसे टूटेगा तो प्रोवाइड करेगा अगर बोला जाए तो हो जाएगा फैट। फैट मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और प्रोटीन का तोड़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ध्यान से समझो, हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ये प्रोटीन से बना हुआ है। मतलब सेल का मेम्ब्रेन देखे थे ना भाई, पूरा का पूरा प्रोटीन से बना हुआ था, लिपिड प्रोटीन से। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ है, सेल के तुम्हारे सब्सटेंसेस प्रोटीन के बने हुए हैं। तो बहुत सारे हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक ही किससे बना हुआ है? तुम्हारा प्रोटीन से। अब प्रोटीन को तोड़ करके अगर उसका एनर्जी बनाओगे तो भाई तुम्हारे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसी को तुम तोड़ रहे हो। आ रहा बात समझ में? क्लियर? क्लियर? तो इसी हिसाब से प्रोटीन का ब्रेकडाउन अच्छा नहीं होता। ठीक है? क्लियर? सबसे कन्वीनियंट ब्रेकडाउन किसका होगा बोलने से, या हम लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन प्रोवाइड करेगा बोलने से? कार्बोहाइड्रेट। ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, लिखो इस पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें से मिलेगा बोलने से? फैट से। और इंस्टेंट एनर्जी किसमें से मिलेगा बोलने से? कार्बोहाइड्रेट से। इसी वजह से जब किसी को थोड़ा मोड़ा कमजोरी आता है या वीकनेस टाइप का फील होता है, उसको तुरंत ग्लूकॉन डी पिलाया जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर अवेलेबल हो तो। और जनरली अगर देसी उपाय बोलोगे तो 1 चम्मच शुगर उसमें से घोल करके उसको पिलाया जाता है, ताकि क्योंकि शुगर भी जो रहेगा या शक्कर जो रहता है, ठीक है, शक्कर में भी तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो बॉडी में इंजेक्ट होगा तुरंत उसका ब्रेकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से एनर्जी भी उसमें से जल्दी जल्दी मिलने वाला होगा। इसीलिए शुगर हो या ग्लूकॉन डी हो, ग्लूकोज का जनरली जहां पे तुमको ग्लूकोज मिले भाई ग्लूकोज चुपचाप खिला देना चाहिए अगर वीकनेस टाइप का फील हुआ तो। ठीक है, ताकि सबस्ट्रेट का जल्दी से ब्रेकडाउन हो और बॉडी को प्रॉपर अमाउंट पे एनर्जी मिल पाए। प्रोटीन का ब्रेकडाउन अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो ब्रेकडाउन इज प्रोटीन, breakdown of protein is not good for health. as as these are building blocks of the body, as protein is liquid. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। क्लियर? तो बस इतना लिखो भाई इसमें, फिर आगे बढ़ाएं इसको। आगे हम लोग देखेंगे फॉस्फोराइलेशन के टाइप्स। आज तो खत्म करवा ही देंगे फॉस्फोराइलेशन के टाइप्स। जल्दी करो, जल्दी करो इसको। डन, गुड। अब देखो यहां से आगे, अब यहां से हम लोग देखेंगे फॉस्फोराइलेशन के टाइप्स। बेसिकली 3 टाइप्स के फॉस्फोराइलेशन होते हैं। एक तो फोटो फॉस्फोराइलेशन हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे 2 टाइप से और देखेंगे। एक हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा चलो हेडिंग ही लगाओ सीधा, टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। एक सेकंड भाई, लिखो लिखो, हेडिंग लगाओ सीधा, टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन।
एक हो जाएगा यहां से फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक हो जाएगा यहां से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर। और एक टाइप यहां से आ जाएगा ऑक्सीडेटिव फोटो सॉरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर। तो यहां पे ये नहीं करवा रहे हो, ये तो पूरा देख चुके हैं हम आप पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये हो चुका है लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर लिख लो, खत्म। सबस्ट्रेट लेवल का फोटो सॉरी फॉस्फोराइलेशन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें से एनर्जी को गेन किया जाता है बाय डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस या सबस्ट्रेट्स। ठीक है, तो इसमें लिखना ऐसे लिखो, एनर्जी गेन बाय डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स। क्लियर। इसमें एनर्जी गेन बाय इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स। ऐसे लिखना, जनरली फ्रॉम NaDH and FADH2। ठीक है, NaDH और जनरली फ्रॉम NaDH और FADH2, यहां से हम लोग को एनर्जी लेना रहता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलेगा कहां पे बोलेंगे, तो यहां पे ये साइट लिख लो, साइट कहां पे ये चलेगा, तो ये चलेगा भाई इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिखो साइट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। किसमें, यूकैरियोट्स में, इन यूकैरियोट्स। क्लियर। प्रोकैरियोट्स का याद है क्या, बताया हुआ गया है पूरा। क्लियर। तो इन यूकैरियोट्स एंड लिखो, तुम्हारे भेजे में क्या रहेगा, लिखो मीजोजोम। याद आ रहा है कुछ, सेल वॉल का एक्सटेंशन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। ठीक है, मीजोजोम इन प्रोकैरियोट्स। क्लियर। प्रोकैरियोट्स में कहां पे ब्रेकडाउन होगा, मीजोजोम्स में। और यूकैरियोट्स में कहां पे प्रेजेंट होगा, सॉरी कहां पे इसका ब्रेकडाउन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिखिए ना, हाँ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। तो इस हिसाब से भाई ये हो जाएंगे तुम्हारे तीन टाइप्स के फॉस्फोराइलेशन। एक को हम लोगों ने डील पिछले वाले में किया हुआ था, इन दोनों का डील हम लोग को इस वाले चैप्टर में करना है। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो तो इतने को नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। इसके बाद तुम्हारा नया टॉपिक मतलब कि नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा कि प्लांट जो रहते हैं ये बेसिकली ब्रीथ करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एक्चुअली एक काम करते हैं भाई, टाइम तो हो जाएगा, इतने को नोट डाउन करो। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करेंगे और बाकी जो रहेगा ये मैं तुमको लिखवाऊंगा अब कल। ठीक है, क्लियर। चलो इतने को नोट डाउन करो जल्दी, फिर आज का क्लास एंड करेंगे। आज थोड़ा सा क्या है, मेरे को भी काम है
तो यहीं पे आज क्लास एंड किया जाएगा। जल्दी करो जल्दी। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास करेंगे कल।